नमस्कार, मैं रवीश कुमार। दिसंबर 2013 में लोकपाल कानून बन गया, लेकिन 17 आ गया है। लोकपाल का अता पता नहीं है कौन साहब हैं ये। इनका जिक्र ना तो बैंकिंग सर्विस क्रॉनिकल में मिलेगा, ना ही प्रतियोगिता दर्पण में, क्योंकि ये बने ही नहीं है। आखिर जिस कानून को बनाने के लिए इतना घनघोर आंदोलन चला, उस कानून के बन जाने के बाद लोकपाल क्यों नहीं बना? लोकपाल का ढांचा तक नहीं मालूम कि कहां कौन सा दफ्तर है उसका, कितने कर्मचारी हैं, कुछ अता पता नहीं। इस सवाल पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई पूरी हुई है, फैसला सुरक्षित है। लोकसभा में विपक्ष का नेता नहीं है और लोकपाल कानून के हिसाब से बगैर विपक्ष के नेता के लोकपाल की नियुक्ति नहीं हो सकती है। तो जाहिर है इसे लेकर कानून में संशोधन की आवश्यकता है। बाकी तमाम कानूनों के संशोधन झटके में पास हो जाते हैं, बगैर किसी व्यापक मुश्किलों के पास हो जाते हैं। लोकपाल कानून के 20 संशोधनों में ऐसी क्या मुश्किल आ रही है कि इतना लंबा वक्त लग रहा है? सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने कहा है कि लोकपाल की नियुक्ति वर्तमान हालात में संभव नहीं है। कई सारे संशोधन हैं जो संसद में लंबित हैं। मॉनसून सत्र में इन संशोधनों के पास होने की उम्मीद है। कुल मिलाकर बगैर लोकपाल के ही भ्रष्टाचार की मुक्ति का सर्टिफिकेट बंट रहा है पूरे देश में। 2 साल तक लोकपाल को भ्रष्टाचार के कफ सिरप के टॉनिक के रूप में पेश किया गया, मगर 4 साल से इसकी कोई सुध नहीं ले रहा है। इससे कहीं तेजी से लोकसभा में वित्त विधेयक पास हो गया। क्या क्या पास हुआ विपक्ष को पता नहीं चला, मीडिया को समझ नहीं आया। इन संशोधन में राजनीतिक दलों ने अपने लिए कॉरपोरेट चंदे का बढ़िया इंतजाम कर लिया। आप यह मत समझिए कि सरकार ने राजनीतिक दलों को चंदा देने के लिए आधार नंबर अनिवार्य कर दिया, ऐसा नहीं है। वहां तो चंदा देने वालों की पहचान गुप्त रखने का इतना अच्छा प्रयास हुआ है कि पूछिए मत। लोकसभा में संशोधन पास होने से पहले कोई भी कंपनी अपनी कुल मुनाफे का 3 साल तक होने वाले मुनाफे का 7.5% हिस्सा राजनीतिक दलों को ही चंदे के रूप में दे सकती है। कंपनी को अपने बही खाते में बताना भी होता था कि कितना पैसा किस राजनीतिक दल को दिया है। किस राजनीतिक दल को दिया यह भी बताना होता है। ये 3 चीजों के प्रावधान पहले थे। शायद आप इसी को पारदर्शिता कहेंगे कि भाई आप जिसको दे रहे हैं और जिसे दे रहे हैं, कितना दे रहे हैं, इसका हिसाब किताब आप अपने किताब में बही खाते में लिखिए ताकि पता चले। मगर अब पारदर्शिता का नया मतलब लॉन्च हुआ है। नए संशोधन के अनुसार अब कंपनियों को बताना ही नहीं पड़ेगा कि किसे चंदा दिया, अपने हिसाब किताब में, यानी अपने कंपनी के भीतर आप किसी को इतना पैसा दे दीजिए। अपने ही लोगों में बताने की जरूरत नहीं कि आपने किसे कितना पैसा दिया। अब आप ही हिंदी की क्लास में मास्टर साहब से पूछिए कि पारदर्शिता हुई क्या? बताना पारदर्शिता है या छिपाना पारदर्शिता है? तो डिक्शनरी भी तो चेंज करवानी पड़ेगी। यही नहीं, आप बैंकों से इलेक्टोरल बॉन्ड खरीदेंगे, वो बॉन्ड किस दल को चला जाएगा आप नहीं जानते। यह साफ नहीं है कि बॉन्ड खरीदने वालों का नाम गुप्त रहेगा या सार्वजनिक किया जा सकेगा। नए संशोधन के अनुसार कॉरपोरेट अब कुल मुनाफे का 7.5% से भी अधिक चंदा दे सकते हैं, यानी 7.5% तक ही चंदा देने की सीमा अब समाप्त कर दी गई है। पहले बताना पड़ता था किसे चंदा दिया, अब नहीं बताना होगा। चेक या इलेक्ट्रॉनिक तरीके से जब चंदा देना ही होगा, तब किसे दिया जा रहा है इसे छिपाने का क्या मतलब है? खासकर तब जब हर किस्म की लेन देन का पता लगाने के लिए सरकार आधार नंबर को अनिवार्य या जरूरी किए जा रही है। अब एक सवाल आपसे है, राजनीतिक दल चंदा देने वालों को क्यों यह सुविधा देना चाहते हैं कि आप किसे चंदा दे रहे हैं ये किसी को पता नहीं चलेगा? पहले 20,000 से कम की राशि देने वालों का नाम पता बताने की जरूरत नहीं थी, लेकिन इसे घटाकर 2,000 किया गया, यानी 2,001 रुपए देंगे तो नाम पता बताना पड़ेगा। सवाल तब भी उठे, लेकिन लोगों को लगा कि चलिए 20,000 से 2,000 आए हैं तो कुछ अच्छा ही होगा, चुनावी चंदे को लेकर पारदर्शिता आएगी। लेकिन नया संशोधन क्या राजनीतिक दलों के चंदे को पारदर्शी बना रहा है? यहां पर पैन नंबर, आधार नंबर क्यों नहीं अनिवार्य है? क्यों राजनीतिक दल चंदा देने वालों के पैन नंबर तक नहीं देते हैं और उनका कुछ नहीं होता? क्या आपने सोचा है कि अगर कोई कंपनी अपने मुनाफे का कुछ भी हिस्सा चंदे के रूप में किसी राजनीतिक दल को देने लगे तो उसके क्या खतरे होंगे? आप पर उसका क्या असर पड़ेगा? क्या आप बिल्कुल ही नहीं जानना चाहेंगे कि किस कंपनी ने, जिस पार्टी को आप वोट देने जा रहे हैं, उसे कौन कौन सी कंपनियां चंदा दे रही हैं, कौन कौन सी कंपनियों ने चंदा देकर उस पार्टी को
अपना फ्रंट बना लिया है। आपको आपका इंटरेस्ट इसमें बिल्कुल नहीं है, मैं मान नहीं सकता कि आपका इंटरेस्ट नहीं है। फिर विपक्षी दलों ने इस संशोधन पर अपने ऐतराज को मुखर तरीके से लॉन्च क्यों नहीं किया? क्या वो भी अंदर अंदर सहमत हैं कि कहीं ना कहीं उनकी भी तो सरकारें चली रही हैं कि वहां वो चंदा ले लेंगे, कितना लेंगे किसी को पता नहीं चलेगा। तो प्राइम टाइम पे हम बात करेंगे एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक राइट्स, जो चंदों के बारे में जो अध्ययन करते हैं संस्था, उनके अनिल वर्मा साहब हैं और आप उनसे जुड़े हुए हैं, तो आपसे बात करेंगे। और पूर्व चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी साहब से, तो आप लोगों का स्वागत है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि 7.5% मुनाफे का कोई कंपनी जो 3 साल से कमा रही है, वो किसी पार्टी को चंदा देती है और अपने दफ्तर के बही खाते में उसको हिसाब लिखती है कि आपने किसको दिया। ये प्रोविज़न क्यों हटाया गया कि आप अपने बही खाते में आप 7.5% से ज़्यादा भी चंदा देंगे और अपने दफ्तर के भीतर के अकाउंट बुक में नहीं लिखेंगे कि आपने किसे दिया? ये तो वाकई एक बड़ा हैरान कुन कदम हुआ। इसी पे बड़ी डिबेट हो रही है 2-3 दिन से कि बहुत ही खामोशी से ये चुपके से गोया ये रिफॉर्म हो गया। कहाँ ये डिस्कशन होता था कि हमारे कॉरपोरेट हाउसेस हैं वो चंदा देते हैं और सरकारें वही चलाते हैं, पोस्टिंग ट्रांसफर्स वो करा लेते हैं, मंत्री कौन होगा वो डिसाइड करते हैं। तो बजाय इसके कि उनका रोल कम किया जाता, अब तो उनका रोल बढ़ाने के लिए एक तो यही कदम है। दूसरा ये कि उसमें के साथ साथ एनोनिमिटी, अब 7.5% के बजाय कोई कंपनी 50% या 100% प्रॉफिट भी इसमें डालने लग जाए इलेक्शन फंड में, और उसका नाम भी किसी को पता ना हो, तो वो कोई फ्री लंच तो कुछ होता नहीं, उसके बदले उसको कुछ तो चाहिए, वो तो सरकारें चलाएगा। तो ये क्या खतरनाक कदम लिया गया, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि खास तौर से इस वजह से इससे बड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा है कि जब बजट स्पीच हमने सुनी, तो बजट स्पीच में फाइनेंस मिनिस्टर साहब ने शुरू में ही कहा कि पिछले 70 साल से पॉलिटिकल फंडिंग में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है और पॉलिटिकल फंडिंग की ट्रांसपेरेंसी के बिना फ्री एंड फेयर इलेक्शन संभव ही नहीं है। तो हम समझे कि बड़ी हमारी उम्मीद बढ़ी कि अब तो हाँ, तब आपने प्राइम टाइम में ही कहा था कि उम्मीद करनी चाहिए कि किसी ने ऐसी बात कही है तो इसी के अनुरूप कदम होंगे आने वाले। जी, तो अब जब उन्होंने कहा कि ट्रांसपेरेंसी, और उसी स्पीच में आगे जाके कि जो हमारे जो डोनर्स हैं वो नहीं चाहते ट्रांसपेरेंसी, वो सीक्रेसी चाहते हैं, चुपके से देना चाहते हैं। और अब अगर डोनर की प्राइवेसी पर ज्यादा जोर है और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जिसके लिए ट्रांसपेरेंसी चाहिए, जो खुद फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा, उसका क्या हुआ? अब डोनर की सीक्रेसी, मैं तो डोनर की सीक्रेसी को बड़े सस्पिशन से देखता हूँ। पहले से कहता रहा हूँ, किताब में भी 3 साल पहले लिखा था मैंने कि जो एक CII की रिपोर्ट आई थी 2015 में, उसमें भी उन्होंने ये कहा था कि हम ट्रांसपेरेंसी इसलिए नहीं चाहते कि अगर हम किसी पार्टी को चंदा देते हैं तो दूसरी पार्टी हमसे नाराज होकर हमको सजा दे सकती है। लेकिन मैंने उस पर ये मुद्दा उठाया था और औरों ने भी उसमें कहा था कि एक्चुअली उनका मकसद ये नहीं है। कॉर्पोरेट हाउसेज तो सभी पार्टीज को फंड करती हैं, कोई हार जाए कोई जीत ले उसे उनको फर्क नहीं पड़ता, और जो भी जीतेगा वो उनका ही है। क्योंकि सबकी अलग अलग सरकारें भी तो होती हैं अलग अलग राज्यों में। हर एक ही वक्त में हर पार्टी को दे देते हो कि भाई जो भी आएगा उससे देखा जाएगा, नाराज नहीं करना। क्योंकि उनका ट्रांसपेरेंसी को बंद करने का मकसद ये है कि उसके बदले जो उनको कुछ कॉन्ट्रैक्ट मिलेंगे, लाइसेंसेस मिलेंगे, जो फेवर मिलेंगे, वो लोग ये हमको पता ही नहीं चलेगा कि तो उसको अपनी जो बेसिक इंटेंशन बेईमानी की है उसको काउच कर रहे हैं किसी अच्छी टर्म में, तो ये तो बड़ी सस्पिशियस बात है। वर्मा जी, क्यों खतरनाक है? अगर क्या ये हम समझे कि आपके अंदर कोई इनकम टैक्स अधिकारी आए और पता चले कि आपके प्रॉफिट का 100 करोड़ का 20 करोड़ कहाँ गया है, उस किताब में कोई हिसाब ही नहीं है, तो क्या चंदा देने के बहाने कॉरपोरेट कंपनियों को ये छूट दी जा रही है कि आप चंदा देने के इस शर्त का फायदा उठाकर अपने सिस्टम के भीतर ब्लैक मनी जनरेट कर लो? हाँ, बिल्कुल सही है। ना ही ये छूट के अलावा उनको टैक्स एग्जेम्पशन भी मिलेगा। मैं लेकिन थोड़ा सा आपको पीछे ले जाना चाहता हूँ कि ये जो सरकार की जैसे जो चीज़ प्राइम मिनिस्टर कहते हैं और जो फाइनेंस मिनिस्टर एक्चुअली इम्प्लीमेंट कर रहे हैं या अमेंडमेंट्स करा रहे हैं लॉज में,
वो मेल नहीं खा रहा। अब छोड़ दीजिए वो क्या कहते हैं, तो 25 चीजें हैं इधर से उधर करने का, जो इन्होंने किया है इस पे बताइए। ये जो किया है, हम तो शुरू से ही बोल रहे हैं कि आम आदमी को ट्रांसपेरेंसी, कैशलेसनेस, डिजिटल इकोनॉमी और इसके उसमें कंफ्यूज किया जा रहा है। हम कह रहे हैं कि आम आदमी को पॉलिटिकल पार्टी की फंडिंग के बारे में पता होना चाहिए कि पैसा कहाँ से आ रहा है, क्योंकि ये जनता का पैसा है। अब धीरे धीरे करके कॉरपोरेट फंडिंग का अगर आप रोल इसमें बढ़ाते जा रहे हैं, एक तरफ तो ये डिबेट चलती है कि स्टेट फंडिंग या पब्लिक फंडिंग से इलेक्शंस होने चाहिए, क्योंकि क्विड प्रो को का मामला जो है उसको कोई भी निगेट नहीं कर सकता, वो है। तो आपको लगता है कि बहुत सारे पॉलिटिकल लॉबी सक्रिय हो जाएंगे एक पार्टी के पीछे लगा के कि अगर ये पार्टी हमें प्रॉमिस करती है कि भूमि अधिग्रहण बिल हटवा देगी, है ना, उस सारी बंदिशें हटा देगी ताकि किसानों की जमीनें हड़पी जा सके, तो चलो इसको 500 करोड़ चंदा दे देंगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा। फिर कुछ भी हो सकता है। कोई भी कॉन्ट्रैक्ट आप अगर लेना चाहें और आप बोलें कि मैं एक्स अमाउंट एक्स पार्टी को दे रहा हूँ, उसके बाद वो कॉन्ट्रैक्ट उसको मिल जाएगा और उसमें से किस प्रकार से पैसे का बंटवारा होगा, क्या होगा, उसमें से कितना, किसको पता लगेगा। तो ये तो एक हमारी तरफ से काफी खतरनाक वो है, जहाँ की इसको रिफॉर्म के तौर पे पेश किया जा रहा है। रिफॉर्म नहीं, ये तो बिल्कुल उसका विपरीत हो रहा है, डिफॉर्म है एक तरह से। नहीं, पर सर एक चीज बताइए कि अगर हम कॉर्पोरेट हैं, ये कंपनी है, कंपनी ए, उसने अपने खाते में ये नहीं दिखाया कि 20 करोड़ किसे दिया गया, तो हो सकता है कि कंपनी के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को भी पता ना चले। ठीक जी। और वो 20 करोड़ रुपया लेकर हम व्यक्तिगत रूप से उस पैसे को खुद भी रख लिए और पार्टी को, व्यक्तिगत नेता को भी ऑब्लाइज कर दिए, दोनों काम हो गया। क्योंकि अगर आप कुछ भी रख सकते हैं इसका, तो इसका क्या मतलब, इसका तरीका क्या होना चाहिए? क्या इसमें क्या अगर वो कंपनी मान लीजिए कि पार्टी को दे दी चंदा, कंपनी देती है कि आपको 20 करोड़ चंदा दिया, आप बीजेपी हैं या कांग्रेस हैं, तो तब जब आप अपना इनकम टैक्स रिटर्न भरने जाएंगे तब भी क्या आप नहीं बताएंगे कि किसने आपको 20 करोड़ दिया? देखिए, क्लैरिटी तो अभी इसमें है ही नहीं, क्योंकि इसकी डिटेल तो अभी बताई नहीं गई है। फाइनेंस मिनिस्टर साहब की मैं स्पीच सुन रहा था राज्यसभा में, उसमें उन्होंने कहा कि भाई ये जो बॉन्ड वाली स्कीम है, ऑब्वियसली ये इतना जो लिमिट बढ़ेगी तो बॉन्ड ही खरीदेंगे, तो बॉन्ड की स्कीम तो अभी उसकी डिटेल वर्कआउट की जा रही है और उन्होंने सजेशंस इनवाइट किए। मैं समझता हूँ ये एक आखिरी उम्मीद है कि वो सजेशन जो इनवाइट किए जाएंगे तो उसके बाद जो सारी शंकाएं हो रही हैं उनको दूर करने की एक चांस और उसको हम दे सकते हैं कि इलेक्टोरल बॉन्ड, लेकिन ये तो चंदा देने वाली बात है ना सर। इलेक्टोरल बॉन्ड तो दर्शकों को ये समझना चाहिए कि बैंक कोई बॉन्ड जमा करेंगे, हम गए, हमने उसको बॉन्ड को खरीदा, सरकार ने उस पैसे को किसी एक सामूहिक फंड में दिया या पार्टियों में वितरित कर दिया, जो भी है। नहीं, मेरी जो समझ ये है कि 7.5% अब तक था जो प्रॉफिट चंदा दे सकते थे और आप उससे ज्यादा दे सकेंगे। बॉन्ड की स्कीम यही है कि आप चंदा जो कैश में देते थे, कैश के बजाय बॉन्ड में दीजिए, तो इसलिए, और बॉन्ड को एनोनिमस कर दिया। अब वैसे तो कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है कि किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को चंदा देने से पहले बोर्ड में रेजोल्यूशन होगा, तो बोर्ड में उम्मीद ये करते हैं कि कम से कम वो क्लॉज, वो सेक्शन अभी नहीं हटाया गया, क्योंकि कम से कम जो शेयर होल्डर्स हैं, बोर्ड की जब मीटिंग होगी, बोर्ड को बताया जाएगा कि हम ये बॉन्ड हमने इतने लिए हैं और फला पार्टी को दे रहे हैं। अच्छा, वो प्रोसीडिंग जो है बुक में ही नहीं होगा, अगर वो अपने भीतर के बही खाते में, लाभ हानि के बही खाते में नहीं लिखेगी और शेयर होल्डर को ना बताया कि 50 करोड़ उसने किसको दे दिया। नहीं, शेयर होल्डर की बात तो बाद में आती है, पहले बोर्ड में है ना, कि बोर्ड के अप्रूवल के बिना वो चंदा दे ही नहीं सकते, जो जैसा कि ऑलरेडी कौन से सेक्शन में। इस सवाल का जवाब इसके संदर्भ में जानना जरूरी है। ये जरूरी है कि कम से कम उनसे तो पूछना ही पड़ेगा कि हम इतना पैसा फला पार्टी को देने जा रहे हैं, चाहे जनता को बताएं ना बताएं, लेकिन बोर्ड को तो पता होना चाहिए। क्या ये भी खतरा है कि राजनीतिक दल अपने पैसे का हिसाब किताब करने के लिए कंपनियां खोल लें और फिर खुद चंदा देके अपना व्हाइट, ब्लैक का व्हाइट, मतलब ऐसा तो होता ही रहता है, सुनते रहते हैं। जैसे ऑलरेडी काफी सारी पार्टियां हैं जो कभी इलेक्शन लड़ी नहीं है और उसमें से वो 255 को अभी जो डीलिस्ट किया गया था, तो इस प्रकार की भी हो सकता है, कोई उसको डिनाई नहीं कर सकते। मैं थोड़ा सा उस पर टिप्पणी करना चाहता हूँ जो डॉक्टर साहब ने बताया अभी, कि इलेक्शन कमीशन की और लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस ये हैं कि ये जो चंदा मिलता है उसको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स नहीं, शेयर होल्डर्स की मीटिंग में होना चाहिए, क्योंकि पैसा उनका है। तो ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स से भी काम नहीं चलेगा। ये गुप्त रखने के बहाने इस शर्त से छूट दे रही है क्या? दूसरी जो उनकी रिकमेंडेशन है लॉ कमीशन की, और उसकी है कि कोई भी अमाउंट 20,000 से ऊपर का हो, पहली बात तो कैश
ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक हाँ। फलाने से होना चाहिए, और उसकी पूरी डिटेल्स, एड्रेस, नाम, नंबर, जो भी बंदा दे रहा है पैसा, वो अवेलेबल होनी चाहिए इलेक्शन कमीशन के पास। अगर वो होता है तब तो ट्रांसपेरेंसी है, नहीं तो फिर क्या किसी लेकिन लॉ कमीशन ने ये सुझाव दिया है, आप कह रहे हैं कि शेयर होल्डर पास करेगा वो देंगे, तो शेयर होल्डर वाला इसमें तो पढ़ने को आप मिला नहीं। स्पेसिफिक सेक्शन 29 में 2 इंसर्ट करने के लिए बोला है एडिशनल, वो उसमें से एक ये दोनों चीजें जो मैंने आपको हाँ, बताई कि हैं। शेयर होल्डर से पास करा के तब चंदा दीजिए, यानी कोई कंपनी किसी को कितना चंदा दे रही है उसके भीतर और शेयर होल्डर के बीच सबको पता रहे।